हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपसे पिछले क्लास में बोला था कि आप इसको कंटिन्यू करना आगे। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टेरज़ागीज़ बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रैंडल ने क्या बोला था। तो प्रैंडल एनालिसिस आया था 1920 में, विच वॉज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्लास्टिक फेलियर इन मेटल्स। ठीक है, जब भी उन मेटल्स को पंच किया जाता है हार्ड मेटल पंचर्स के द्वारा, तो उस स्टडी के ऊपर बेस्ड था हमारा प्रैंडल्स एनालिसिस। ठीक है, ये वैलिड था आपके सॉइल लोडेड टू शेयर फेलियर अंडर अ रिलेटिवली रिजिड फाउंडेशन। मतलब बेसिक्स क्या था कि इसका जो फाउंडेशन होना चाहिए दैट शुड बी रिजिड फाउंडेशन। ओके, फिर प्रैंडल ने उसके कुछ अपने इक्वेशन बनाया जो कि हम लोग बोलते हैं प्रैंडल्स अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, विच वाज गिवन एज लाइक दिस: क्यू एफ इक्वल टू सी कॉस फाई इंटू एन फाई इंटू ई टू द पावर पाई टेन फाई माइनस वन। और एन फाई जो हम लोग पहले भी देखे हैं, वन प्लस साइन फाई अपॉन वन माइनस साइन फाई। ठीक है, तो ये जो था प्रैंडल का इक्वेशन, ये एप्लीकेबल था C5 सॉइल्स के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। जैसे एक कमी तो यही था कि ये इसके लिए कोई एक हार्ड सरफेस, रिजिड सरफेस चाहिए, उसी के ऊपर ये फुटिंग रहेगा, तभी हम लोग इसकी बेरिंग कैपेसिटी निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ जो थी, इनको ओवरकम करने के लिए कोशिश किया था टेलर ने, और टेलर ने कुछ करेक्शंस लगाए थे। ठीक है, उन करेक्शंस को लगाने के बाद में ये प्रैंडल इक्वेशन जो था वो वैलिड हुआ था। ठीक है, मतलब पूरा भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वैलिड था, लेकिन स्टिल अच्छे रिजल्ट्स दिया था। ठीक है, एक और जैसे इसकी कमी थी प्रैंडल इक्वेशन की कि ये C इक्वल टू ज़ीरो, अगर कोहेजन लेस सॉइल है, C इक्वल टू ज़ीरो सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, तो वहाँ पे ये QF की जो वैल्यू है देन इट गिव्स QF इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जो कि एक एनॉमली थी। ठीक है, ये एक एनॉमली थी, दैट इज़ वाई ये इक्वेशन को थोड़ा यूज़ नहीं किया जाता था। उसके बाद फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टर्जागी आए। टर्जागी ने अपनी ओरिजिनल बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी दी। ठीक है, और यही बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी एकदम बेस मानी जाती है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, जितने भी आपके जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, दे हैव टू स्टडी दिस बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी विच वाज गिवन बाय टर्जागी। ओके, तो आओ अब हम लोग चलते हैं टर्जागी बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी में। सो व्हाट वाज टर्जागी बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी? उसके कुछ एजम्पशंस थे। क्या क्या एजम्पशन थे? जैसे फुटिंग इज़ अ स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, सॉइल होमोजीनस है और टू डायमेंशनल प्लेन स्ट्रेन कंडीशन इसमें लगेंगी। ठीक है, मतलब दो ही डायरेक्शन से इसमें स्ट्रेन कंडीशंस को माना गया था। नेक्स्ट है कि बेस ऑफ द फुटिंग रफ है। ठीक है, दैट इज़ जो डेप्थ ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ फुटिंग का जो रेशियो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन। ये एक टर्जाकी का मेन क्या बोलते हैं आपका, ये टर्जाकी का एक मेन कंसेप्ट था। ठीक है, इसके अलावा लोडिंग वर्टिकल है, सिमेट्रिकल है, जनरल शेयर फेलियर। दिस GSF मीन्स जनरल शेयर फेलियर। आपने इसको पिछले क्लास में अगर देखा होगा, नोट्स में से आपने पढ़ा होगा, तो GSF इज़ जनरल शेयर फेलियर। यहाँ पे टर्जाकी का एक और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन था कि जनरल शेयर फेलियर ऑकर होता है और ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड बेस ऑफ द फुटिंग इज़ नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये जो फुटिंग है उसका और बेस, ये जो ग्राउंड है, दोनों के बीच में जो आपका फ्रिक्शन, ये क्या बोलते हैं, शेयरिंग रेजिस्टेंस है, उसको नेग्लेक्ट किया गया था। ठीक है, द फुटिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ सरफेस फुटिंग विद यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ गामा DF। गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल और DF इज़ द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये फेलियर जो हम लोग देखते हैं, जो हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ था, दैट इज़ मोर कलम क्राइटेरिया, फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, अब ध्यान से ये डायग्राम आप देख लो। टर्जागी ने क्या किया था, ये एक फुटिंग है। ठीक है, ये फुटिंग को एक ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कराया हुआ है और उसके ऊपर कुछ सरचार्ज लग रहा है जिसका वेट कितना है, गामा DF। ठीक है, DF क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, गामा इज़ अ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, B इज़ द विड्थ ऑफ द फुटिंग। ठीक है,
और ये एज्यूम किया जाता है कि जितनी विड्थ फुटिंग की है उतनी ही डेप्थ फुटिंग के नीचे ली जाती है। और ये एक्चुअली ये बी क्या है, बेसिकली ये फुटिंग का जो असर है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो सेम लगभग इसी बी के बराबर, इसी डेप्थ के बराबर, विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर ही उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, ये जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है ऑफ फुटिंग, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 1 2 3 दोनों साइड में। ठीक है, अब ये जोन क्या है, ये तीनों जोन 1 जो है जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम, ये वाला जो ट्रायंगुलर जोन दिख रहा है इधर सेंटर में फुटिंग के जस्ट नीचे। दूसरा जो जो दोनों ये वाले दोनों जोन है, जोन 2, ये क्या है, जोन ऑफ रेडियल शेयर। और जोन 3 जो है, जो एक्चुअली जनरल शेयर फेलियर के कारण जो हीव डेवलप होता है, हम लोग वो मानेंगे कि वो वाला जोन है लगभग ये, दैट इज़ रैंकाइंस पैसिव जोन ऑफ लीनियर शेयर। ठीक है, ओके। तो डायग्राम में ये भी ध्यान रखना कि ये जो है, ये ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है, दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस, क्योंकि फुटिंग ग्राउंड सरफेस के नीचे जाएगी और फुटिंग के नीचे का ये जोन बनेगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, जोन 1 क्या है। जोन 1 में हो क्या रहा है, बेसिकली इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरगोइंग लेटरल मूवमेंट बाय फ्रिक्शन एंड एडेशन बिटवीन द बेस ऑफ फाउंडेशन एंड सॉइल। बेसिकली इन शॉर्ट अगर इसको बोला जाए तो इलास्टिक स्टेट में रहता है जोन 1। ठीक है, और ये एक फाउंडेशन का ही, ये जो आपकी फुटिंग का बेस दिख रहा है, ये फाउंडेशन का ही एक पार्ट होगा। ठीक है, इलास्टिक स्टेट में है। यहाँ पे ये जोन 1 में जितना भी आपका सॉइल आ रहा है, दैट इज़ इन इलास्टिक स्टेट, मतलब जितना स्ट्रेन लगेगा तो वो वापस अपना शेप को या अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जोन 1, मतलब इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जोन 1 क्या करता है, इलास्टिक स्टेट में तो है, लेकिन इसमें जो भी आपका सॉइल है वो जोन 2 और जोन 3 को भी पुश करेगा। ठीक है, तो जोन 2 और 3 को पुश करेगा जोन 1, और ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा किस में, पहले जोन 1 इलास्टिसिटी में था, लेकिन जोन 2 और 3 को ये पुश करने के कारण स्टेट ऑफ प्लास्टिसिटी में भेज देगा। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से जब जोन 2 और 3 को डिफॉर्म करेगा तो पूरी तरह से अपने ओरिजिनल स्टेट को गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे टरज़ागी ने अपनी इक्वेशन दी थी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन। उसका कहना क्या था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू से शो की जाती है। इसके लिए आपको थोड़े से आपके पीछे जो डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ग्रॉस प्रेशर, इनके ऊपर आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा और छोटा छोटा उनके डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, देन और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया भी है मेरे ख्याल से पहले भी। ठीक है, तो वो उनको जो नोट्स दिए हैं उनमें से भी आप थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर से रिवाइज करोगे। सो टरज़ागी ने अपनी इक्वेशन दी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की, दैट वाज सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा इंटू एन गामा। ठीक है, मतलब ये जो 3 जोन थे, तीनों जोन के लिए एक एक पार्ट इसमें जुड़ गया। ठीक है, और ये इक्वेशन वैलिड किसके लिए थी, ये हमेशा याद रखेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। दिस टरज़ागी इक्वेशन वाज वैलिड फॉर स्ट्रिप फुटिंग एंड जनरल शेयर फेलियर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, वेयर क्यू यू क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, एन सी एन क्यू एन गामा, दीज आर द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स विच आर फंक्शंस ऑफ फाई। व्हाट इज फाई, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीनों टर्म है, जैसे मैंने बताया तीनों टर्म है, वो तीनों अलग अलग पार्ट्स में जो जोन में डिवाइड किया सॉइल के लिए, उनके लिए होता है। पहले टर्म क्या है, द फर्स्ट टर्म इन टरज़ागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन अकाउंट्स फॉर कोहेजन इन सॉइल। दूसरा टर्म फाई से रिलेटेड है, फ्रिक्शन एंगल के साथ में। ठीक है, या हम लोग उसमें सरचार्ज लोडिंग का इफेक्ट भी और ऐड कर सकते हैं। थर्ड टर्म क्या है, इट अकाउंट्स फॉर द सॉइल इन द शेयरिंग जोन। ओके, तो इसको हम लोग और भी तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे ये डायग्राम में आ जाओ, जो ऊपर वाला सॉइल का जोन है, फुटिंग के ऊपर वाला जो जोन है, ठीक है, बेस ऑफ फुटिंग के ऊपर वाला, उसको हम लोग ए जोन कर देंगे, और जो नीचे इन्फ्लुएंस जोन है उसको बी जोन में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जो बी जोन है उसकी इक्वेशन किससे बनेगी, नीचे वाला जो बी जोन था, हाफ बी इंटू गामा बी इंटू एन गामा।
ठीक है। और ए जोन की जो इक्वेशन है वो कहाँ से बनेगी, जो आपका सरचार्ज आ रहा है ऊपर से, ठीक है, क्यू एन क्यू, ठीक है। और क्यू को हम लोग शो भी कर सकते हैं गामा डी एफ के साथ में, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि फाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, अगर मतलब फ्रिक्शन एंगल जो है वो ज़ीरो होगा, तो एन सी, एन क्यू और एन गामा की वैल्यू फिक्स होती हैं। अब बेसिकली ये चार्ट से मिलता है, लेकिन चार्ट हम लोग को अवेलेबल नहीं कराया जाता है, तो आप लोग ऐसे याद भी रख सकते हो कि फ्रिक्शन एंगल फाई इक्वल टू ज़ीरो के लिए एन सी इक्वल टू 5.7 होगा, एन क्यू इक्वल टू 1, एन गामा इक्वल टू 0, ठीक है। और जो आपकी जनरल इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर दोगे तो आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। इसी को अगर हम लोग फाई इक्वल टू 0 वाली वैल्यू सारी पुट कर देते हैं तो हमें लास्ट में इक्वेशन क्या मिल जाएगा, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का क्यू एन यू इज नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, वी विल गेट 5.7 सी, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे देखा ये जो पूरी इक्वेशन है, ये पूरी आपकी टर्जा की जो इक्वेशन थी ये जनरल शेयर फेलियर के लिए थी। इट कैन बी ऑल्सो डन फॉर लोकल शेयर फेलियर, वहाँ पे आपका मोबिलाइज्ड कोहेजन यूज़ होगा, ठीक है। सी की जगह पे सी एम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 2/3 सी, ठीक है। और फाई की जगह आपका यूज़ हो जाएगा फाई एम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 2/3 tan फाई, ठीक है। तो ये आपके लोकल शेयर फेलियर के केस में अगर आपको टर्जा की इक्वेशन लगाना है तो आपको ये उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट द टर्जा की इक्वेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलियर लाइक दिस, ठीक है। बस फिर आपको जैसा पता है लोकल शेयर फेलियर एज्यूम किया जाता है जब फाई की वैल्यू 29 डिग्री से कम होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर 29 डिग्री और 36 डिग्री के बीच में अगर फाई की वैल्यू होगी तो हमारे पास जो एन सी एन क्यू एन गामा है जो दिया होगा सॉल्व करने के लिए वही वैल्यू लेंगे, इसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन सी या फाई के लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टर्जाकीज इक्वेशन। आई होप ये आप लोग के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा, एंड प्लीज़ इसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे, और ये कुछ मॉडिफिकेशन के न्यूमेरिकल इक्वेशंस हैं स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग की, दिस विल आल्सो हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।